महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में मोदी की कोई लहर नहीं है। चौहान का कहना है कि बीजेपी एक व्यक्ति की सरकार बनाना चाहती है। उनके मुताबिक अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। पृथ्वीराज चौहान ने न्यूज एक्सप्रेस के पॉलिटिकल एडिटर सचिन परब से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस 2009 से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी। कहते हैं कि राजनीति में कोई चीज कायम नहीं रहती, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो राजनीति के चलते भी कायम रहती है। मिस्टर क्लीन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक छवि का निर्धारण हुआ था। 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए हम कह सकते हैं। अभी भी ये छवि कुछ हद तक देखा जाए तो कायम है और इसी छवि को बरकरार रखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान आने वाले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। इस वक्त न्यूज एक्सप्रेस से बात करने के लिए खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान मौजूद हैं। आइए उन्हीं से सीधी बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी, न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। अभी जिक्र किया हमने कि मिस्टर क्लीन की छवि जो है, इस छवि का तो जाहिर सी बात है आपको उपयोग होगा। आपकी नेतृत्व में ये पहला ऐसा चुनाव है जो लड़ा जाएगा महाराष्ट्र में। अगर बात कही जाए तो प्रधानमंत्री कार्यालय के एक तरह से मुखिया थे, एडमिनिस्ट्रेटिव, पूरे राज्य के मुखिया की तरह अब ये चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। क्या बदलाव देखते हैं और क्या क्या चुनौतियां नजर आ रही? देखिए, मैं समझता हूँ कि चुनाव को एक व्यक्ति नहीं लड़ता, चुनाव पार्टी लड़ती है। और चुनाव कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का हर पदाधिकारी इस चुनाव को लीड कर रहा है, चुनाव लड़ रहा है। और मैं एक कोऑर्डिनेटर के रूप में अपने आप को देखता हूँ कि सभी हमारी जो फोर्सेस हैं, ज़िले में क्षेत्रीय नेता हैं, उनकी पूरी ताकत को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना, यही हमारा काम होता है। और इस तरह से मैंने जैसे पहले भी मैंने कई सारे चुनाव का संचालन किया है एक महासचिव के रूप में, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में ये पहला मेरा मौका है। मुख्यमंत्री का कार्यालय या प्रधानमंत्री का कार्यालय हमेशा वही होता है, चुनौतियां बहुत होती है और लेकिन कुछ अच्छा करने की अधिकार भी होते हैं। तो ये उसी तरह से काम चलता रहेगा। लेकिन अभी हमारे सामने फोकस जो है वो चुनाव का फोकस है। अब की बार हमारे सामने जो चुनौती है वो जो यूपीए सरकार ने पिछले 10 साल में और महाराष्ट्र की डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार ने पिछले 15 साल में जो काम किया है उन लोगों के सामने रखना है और हमको जो आगे काम करना है वो भी रखना है, और जिसके चलते लोग हमको दिल्ली में अब 5 साल और दे सके और महाराष्ट्र में और 5 साल दे के हम आगे काम करने का मौका दें। इस बार जो चुनौती है थोड़ी सी अलग है। आपने बातों बातों में अब की बार का जिक्र किया। पिछले कुछ दिनों से अब की बार के बाद एक फलसफा जोड़ा जाता है मोदी सरकार। मोदी सरकार आएगी, इस बात का बखान बार बार किया जा रहा है, बार बार हर तरह से इस बात की पब्लिसिटी हो रही है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की लहर है। क्या आप नहीं मानते लहर है? लहर तो कुछ नहीं है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि एक तानाशाह और एकाधिकारशाही का इसमें एक प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी हमेशा ही इस देश में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहती थी और वो चुनाव के दौरान उनकी बात सामने आई है। कोई बीजेपी की सरकार नहीं बनाना चाहते, एनडीए की सरकार नहीं बनाना चाहते, एक व्यक्ति की सरकार बनाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसी बात नहीं की कि हम इंदिरा गांधी की सरकार बनाएंगे या राहुल गांधी की सरकार बनाएंगे। हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दीजिए, कांग्रेस की सरकार बनाइए, यूपीए की सरकार बनाइए और हमारे नीतियों के चलते जो हमने काम पिछले 10 साल में किया है उस यूपीए के सरकार को और 5 साल दीजिए। लेकिन ये एक अलग तरीके का चुनाव भारतीय जनता पक्ष हमारे सामने लाई है। इसमें एक व्यक्ति महात्म्य जैसे बोलते हैं, पर्सनैलिटी कल्ट डेवलप करने की बात की है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को हाईजैक किया है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी का गुजरात का कार्यकाल था, जिसे भी जिसके चलते उन्होंने पुलिस यंत्रणा का जो दुरुपयोग किया है निजी काम के लिए, जो गोधरा में घटनाएं घटी, जिस तरह से उनका विधानसभा चलती है, जिस तरह से उनका मंत्रिमंडल चलता है, वन मैन शो पूरा है, वही वो देश में लाना चाहते हैं। लेकिन देश नहीं स्वीकार करेगा क्योंकि देश में विविधता है और उस विविधता को ख़त्म करके आप किसी एक घटक की बात करेंगे, एक वर्ग की बात करेंगे और उसी के लिए काम करेंगे। हमारे यहाँ छोटे उद्योग भी है, हाथ से काम करने वाले कामगार हैं,
उनकी हितों की रक्षा न करते और बड़े औद्योगिक घराने के निर्देश पर अगर काम करेंगे तो देश नहीं स्वीकार करेगा। लेकिन क्या अब कांग्रेस के सामने प्रचार के लिए मुद्दे खत्म हो गए कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के नामांकन पत्र को लेकर जो बातें कही, अपनी पत्नी का नाम देना, अब ये अगर देखा जाए तो ये व्यक्तिगत बात हो सकती थी? कि देखिए, अगर वो कानूनी तौर से सही है तो मेरे ख्याल से उसको नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन कानूनी तरीके से कोई उन्होंने गलत बयानी की है, कोई अलग झूठा हलफनामा दिया है, तो क्या नरेंद्र मोदी देश के कानून से ऊपर है? तो यही बात मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी ने कही थी कि ये आदमी अपने लाभ के लिए किसी हद तक जा सकता है। जैसे गुजरात में हमने देखा कि अपने निजी कुछ काम के लिए उन्होंने एसआईटी का उपयोग किया, और जो सत्ता की एक बहुत बड़ी सरकार की एक फोर्स होती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जो एक जनरली आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए बनाई जाती है, उसका उपयोग अगर किसी निजी व्यक्ति को उसका पीछा करने में अगर लगाया हो तो इसका कोई उत्तर तो दे। हो सकता है कि इसमें कुछ गलतफहमी हो सकता है कि सही बातें सामने ना आई हों, लेकिन जो टेलीफोन रिकॉर्डिंग एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सामने लाया, क्या उसका उत्तर कोई ना आए? क्या देश को ऐसी भ्रमित अवस्था में रखा जाए? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी को नरेंद्र मोदी ने हाईजैक कर लिया है, या आरएसएस चाहती है कि पार्टी को पीछे करे और एक व्यक्ति को आगे लाएं और व्यक्ति के नाम पे चुनाव लड़ा जाए, जैसे वो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि देश में अमेरिकी प्रेसिडेंशियल स्टाइल का गवर्नमेंट बने, जो कि संविधान बनाने वालों ने इसको स्वीकार नहीं किया था और जानबूझकर संसदीय प्रणाली लाए थे। तो एक तो ये बीजेपी की अपनी नीति है, वो करते रहे, हमें कोई, हम बात कर रहे हैं हमारे यूपीए के 10 साल के विकास की, और महाराष्ट्र में 15 साल से जो डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट कांग्रेस और एनसीपी की चल रही है उसकी बात कर रहे हैं, और उसी को हम लोगों तक ले जा रहे हैं। लेकिन आपने जिस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया कांग्रेस ने, वो मुद्दा ये था कि नामांकन पत्र में अब उन्होंने अपनी पत्नी के नाम का जिक्र किया, ये उनका व्यक्तिगत। देखिए, ये दिल्ली की एआईसीसी इसको लड़ रही है, एआईसीसी उसकी हैंडल करेगी। मैं समझता हूँ कि इसके बारे में मुझे कोई सोचने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप मानते हैं कि ये चुनौती जो है वो नजरअंदाज की जा सकती है, नरेंद्र मोदी नाम की चुनौती को नजरअंदाज किया जा सकता है? कोई भी चुनाव में कोई भी चुनौती नजरअंदाज करना गलत होगा, कितना भी छोटा प्रतिस्पर्धी क्यों ना हो। चुनाव में तो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना ही पड़ता है। हमने जो काम किए लोगों के सामने रखने ही पड़ते हैं। अगर कोई प्रतिस्पर्धी कोई गलत काम करे तो उसको भी उजागर करना पड़ता है। तो हम इस चुनाव को बिल्कुल लाइट नहीं ले रहे, कोई भी चुनाव गंभीरता से ही लेना चाहिए और हम ले रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस चुनाव को वो गंभीरता से ले रहे हैं, किसी भी चुनौती को हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। चुनाव से जुड़ी, नरेंद्र मोदी से जुड़ी बातें कुछ हो गई, अब चुनाव से जुड़ी और भी बातें होंगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मुख्यमंत्री जी। जिस तरह से आपने कहा कि किसी चुनौती को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते हुए 48 सीटों में कितनी सीटों की उम्मीद आपको है? देखिए, मैंने कभी भी स्पेकुलेशन ऐसे नहीं किया है, कभी भी मैं नहीं करता। मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि जो परफॉर्मेंस कांग्रेस और एनसीपी का पिछले चुनाव में यानी 2009 के चुनाव में था, उससे हमारा बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा। लेकिन जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो शायद आपकी बात को पुष्टि नहीं करती। जिस तरह से प्रचार और प्रसार का दौर चल रहा है, उसे देखते हुए लग नहीं रहा कि कांग्रेस और एनसीपी। देखिए, जो अब नतीजा सामने आएगा तो हमारे सामने वास्तविकता रहेगी। हम तो अपने काम के ऊपर जा रहे हैं, ना कि अखबारों की अफवाहों पर या कोई जो प्रचारित भ्रमित बातें प्रचारित होती है। हम तो जो काम 5 साल में किया है, 10 साल में किया है, 15 साल में किया है, उसको हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं। और मैं अवश्य मानता हूं कि जब लोगों के सामने सारा काम आया है, जिसका फ़ायदा लोग आज ले रहे हैं, जिसको प्रचारित करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उसका लाभ लोगों को मिल रहा है, उन योजनाओं के चलते, उन नीतियों के चलते हम लोगों के सामने नया घोषणा पत्र लेके गए हैं और लोग उसी पे वोट करेंगे, ना कि नेगेटिव बातें कुछ फैलाने वाले जो जानबूझकर फैला रहे हैं। बीजेपी में जैसे एक संस्कृति जो होती है, जब चुनावी दौर आता है तो एक संस्कृति आयाराम गयाराम की संस्कृति जिसे कहा जाता है। पार्टी में बहुत से लोग आते जाते रहते हैं। बीजेपी में जिस मुकाबले में लोग आए, एनसीपी में जिस मुकाबले लोग आए, उतने उस संख्या में, उस तादाद में कांग्रेस बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में लाने में सक्षम साबित नहीं हुई। क्या बात है? ये मैं नहीं मानता कि मैं समझता देश में शायद ऐसा एक ही उदाहरण हो जो महाराष्ट्र में घटा है कि शिवसेना का एक सिटिंग सांसद
अपनी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आकर वो हमारा प्रत्याशी बन गया। शायद ही कोई ऐसी घटना घटी हो। तो ये कहना गलत है कि लोग नहीं आ रहे हैं कांग्रेस में या सिर्फ एनसीपी में जा रहे हैं। एनसीपी के लोग छोड़कर प्रेजेंस एंड वर्कर्स पार्टी में भी गए हैं। एक एनसीपी का कार्यकर्ता छोड़कर बीजेपी में जाकर उसने वहाँ टिकट पा लिया है, और कुछ जैसे मैंने कहा शिवसेना का एमपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आया है। तो ये तो आना जाना चलता रहता है, इसके खिलाफ कोई हमारे देश में कानून नहीं है। और मैं समझता हूँ जब तक कानून नहीं तब तक ये निजी लाभ के लिए लोग पार्टी बदल करेंगे। नेतृत्व की अगर बात की जाए तो नेतृत्व का वैक्यूम जो है वो कांग्रेस में अभी तक महसूस हो रहा है। क्या बात है कि राहुल गांधी को खुले रूप में देश के प्रधानमंत्री के रूप में या फिर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के रूप में आगे लाने से कांग्रेस के आलाकमान तक रहा है? कांग्रेस पार्टी के नेता तो वही, तो कांग्रेस पार्टी ने कोई उनको आगे लाने में कचराई की है या आनाकानी की है तो सही नहीं है। अब जहाँ तक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, संसदीय लोकशाही में, संसदीय जनतंत्र में हमेशा चुने हुए एमपीज अपना नेता चुनते हैं और जो सबसे बड़ा दल हो उसे प्रधानमंत्री बुलाते हैं। तो ये परंपरा क्यों छोड़ें? जो परंपरा हमारी संविधान में लिखित है और जो हम उसका पालन करते आ रहे हैं, तो क्यों अलग दिशा से? अगर बीजेपी कुछ करना चाहे, उनके पास कोई प्रचार के लिए मुद्दे नहीं है, उनके पास कोई नेता नहीं है, तो उन्होंने कुछ अगर किया हो तो उसका हमें अनुकरण करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस ये पहले भी कर चुके। 70 के दशक के अंत में इंदिरा गांधी जी हो, 80 के दशक में राजीव गांधी जी हो, इनके नाम का प्रचार प्रसार किया गया, उन्हें पीएम के रूप में। ऐसे देखिए, जब भी कोई अपवादात्मक स्थिति हो सकती है, लेकिन जब भी कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर चुनाव में जाता है तो बिना उसके नाम की घोषणा किए हुए वही प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट टू कंटिन्यू एज ए प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट होता है। तो ये तो होता रहा है। तो राहुल गांधी में देश के वरिष्ठ नेताओं को वो क्षमता, वो काबिलियत नजर नहीं आती कि उन्हें नेतृत्व के रूप में उनका नाम आगे? नहीं भाई, कोई जरूरत ही नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी के नेता वो है ही, जब चुनाव जीता जाएगा, जब यूपीए बनेगा तो यूपीए नेता अपने अपने दल का लीडर चुनेंगे और वो लीडर सब मन के यूपीए का नेता बनाएंगे। आप दिल्ली की राजनीति को करीब से देख चुके हैं, क्या लगता है कि वाकई आप जादुई आंकड़ा पार कर पाएंगे? अगर जादुई आंकड़ा पार कर पाएंगे तो क्या राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद? सब अगर मगर की बातें मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन मैंने जो कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएंगे तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। कांग्रेस पार्टी अगर सरकार बनाएगी तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, ये आप कह रहे हैं। लेकिन एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार कहते हैं कि राहुल गांधी और उनमें जनरेशन गैप है, उनमें अगर उनके नेतृत्व के अंडर वो काम नहीं कर सकते। तो ये तो प्रश्न आपको पवार साहब से पूछना चाहिए। तो यही आपकी सहयोगी पार्टी है एनसीपी, शरद पवार केंद्रीय स्तर के बहुत बड़े नेता है, कांग्रेस में काम कर चुके हैं, उनके जैसे बड़े नेता इस तरह का वक्तव्य करते हैं कांग्रेस का? नहीं, देखिए ना, तो जब कांग्रेस पार्टी अपने नेता का चुनाव हमारे चुने हुए सांसद करेंगे, उसके बाद जब हमारा चुनाव, नेता का चुनाव होगा, तब यूपीए के नेता का चुनाव होगा। उस समय सब यूपीए के नेता बनकर चुनाव अपना करेंगे। तो वही तो हमेशा प्रचलित प्रथा के अनुसार ही काम होगा, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो क्या एक भ्रमित अवस्था तैयार की जा रही है कि इस तरह से मैं अगर शरद पवार जैसे बड़े कद्दावर नहीं, लेकिन देखिए ना, शरद पवार हमारे गठबंधन के एक बहुत प्रमुख नेता हैं। वो भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि जब भी लोकसभा के चुनाव के नतीजे आएंगे तो कांग्रेस पार्टी अपना नेता चुनेगी, मनोनीत करेगी, जो कि राहुल गांधी होंगे, और बाकी पार्टियां जो होंगी वो भी अपना अपना नेता बनाएंगे। तो सभी नेतागण इकट्ठे बैठेंगे, चर्चा करेंगे और उसमें से यूपीए का नेता कौन बनेगा, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, तय होगा। पिछले 47 साल से शरद पवार जी करीब 5 दशकों से राजनीति में, राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके, केंद्र में कई पदों पर वो काम कर चुके हैं। उनके अनुमान को गलत या फिर उनके अनुमान को नजरअंदाज करना थोड़ा आसान नहीं हो सकता। उन्होंने साफ रूप में कहा है कि चुनाव के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, कांग्रेस को उतने वोट नहीं मिलेगी, हालांकि बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी। किस तरह से देखते इस बात को? देखिए, वो उनका अपना मानना है, निजी राय उनकी है, उनकी अपनी राय हो सकती है, हमारी अपनी राय हो सकती है। क्या बीजेपी कांग्रेस की तुलना में, यूपी की तुलना में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को का बखान करना, ये भी नहीं? देखिए, ये बात तो है, मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की तुलना अलग तरीके से कर रहा हूँ, और वो इस तरह से कर रहा हूँ कि इस 10 साल में जो हमारा आर्थिक विकास हुआ है वो किसी और कार्यकाल के, वाजपेयी जी एक अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उनके कार्यकाल में जितना विकास हुआ उससे ज़्यादा हमारा विकास हुआ है। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं वाजपेयी जी का नाम ले रहा था,
कांग्रेस पार्टी ने कुछ उनके बारे में टिप्पणी की है। शायद उन्होंने जो सेंट्रिस्ट पॉलिसी अपनाई थी और जिस तरह से वाजपेयी जी ने हिंदुत्व के मुद्दे सब अलग रखे थे, वो एक सराहनीय बात थी वाजपेयी जी की। लेकिन उनकी और नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ हो या उनके दौरान भ्रष्टाचार के जो मुद्दे सामने हैं, उसके लिए उनका समर्थन करना कठिन था। इसलिए हम चाहे कुछ भी कहें, देश की जनता ने उनको रिजेक्ट किया। प्रधानमंत्री के रूप में किस तरह से वाजपेयी जी का आकलन करेंगे उनका? देखिए, प्रधानमंत्री वाजपेयी अच्छे व्यक्ति थे और अच्छे प्रधानमंत्री थे, अच्छे व्यक्ति हैं। आजकल राजनीति से परे हटे हैं, रिटायर हो गए हैं। लेकिन कार्यकाल की जो तुलना होती है वो तो आंकड़ों से होती है। कोई व्यक्ति को शक्ल देख के तो तुलना होती नहीं। और जहाँ तक व्यक्ति के रूप में है, उनका सभी आदर करते हैं। लेकिन कार्यकाल की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यूपीए का परफॉर्मेंस वाजपेयी जी के 6 साल के परफॉर्मेंस से कई ज़्यादा अच्छा था। इसकी बात हम बार बार कर रहे हैं। 3.5-4 साल पहले आप केंद्र में कार्यरत थे। क्या आपको कभी ये नजर आया कि किसी तरह के समन्वय का अभाव है? जिस तरह से कोalition गवर्नमेंट को हैंडल करने के लिए, उन पर नियंत्रण रखने के लिए समन्वय की जरूरत होती है। देखिए, मैं 6 साल यूपीए सरकार का मंत्री था और एक तरह से समन्वय की जिम्मेदारी मेरी तरफ थी। समन्वय बहुत अच्छा चल रहा था। अब 4 साल में एकदम कोई समन्वय का सिस्टम या मैकेनिज्म वो कोई ख़त्म हो गया, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन कुछ घटनाएं सामने आई जिसके लिए आरटीआई जैसा कानून हमने बनाया था, और ये सब जो मुद्दे आगे आए हैं वो आरटीआई के कानून के बिना नहीं आते। तो जानते हुए कि आरटीआई कानून का उपयोग सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ होगा, फिर भी सोनिया जी आरटीआई कानून को लाई और जिसके चलते कुछ ये मुद्दे बाहर निकले हैं। आप आरटीआई कानून का श्रेय सोनिया गांधी जी को दे रहे हैं, वही एफडीआई का श्रेय एनसीपी अपने पास दे रही है, जबकि उन्होंने पहले विरोध किया था इसको। एफडीआई या फूड सिक्योरिटी एक्ट? फूड सिक्योरिटी, माफ कीजिए। देखिए, हमेशा निर्णय तो सेंट्रल कैबिनेट लेती है और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने के बजाय होने की वजह से पार्टी का कैबिनेट जो फैसला करता है वो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करता है। ये हमेशा से होता आ रहा है और अच्छी बात है अगर पवार साहब ने समर्थन किया है फूड सिक्योरिटी एक्ट का, उनको चिंता थी तो अच्छी बात है। लेकिन श्रेय देने की बात ही नहीं होती। कैबिनेट में प्रधानमंत्री ही फैसला लेते हैं और या ज़्यादा से ज़्यादा अन्य मंत्री फैसला लेंगे। कृषि मंत्री का इसमें रोल नहीं होता। हाँ, कृषि मंत्री के कार्यकाल में देश का कृषि का उपज बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस तरह की बयानबाजी जब की जाती है तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब बहुत कम बार दिया जाता है, एनसीपी की तरफ से जब बयानबाजी दी जाती है कोई बयान लगता है कि कांग्रेस शायद कमजोर पड़ गई है। कई बार एनसीपी के बयान जो होते हैं उसमें स्पष्टता नहीं होती। बाद में मिलने के बाद, चर्चा करने के बाद एग्जैक्टली क्या कहता है वो सामने बात आती है। और मैं समझता हूँ बयान का जवाब बयान से देना कोई राजनीति नहीं होती। जो अगर उन्होंने वास्तव कहा है तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। अगर कोई टेक्निकली फ्लॉड अगर आर्गुमेंट उन्होंने दिया है या कोई फैक्चुअल कोई गलती है तो उसको सीधा करेक्ट किया जा सकता है। लेकिन ओपिनियंस को तो करेक्ट करने की कोई ना तो आवश्यकता है ना करने की कोई करना चाहेंगे। केंद्र की राजनीति पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने अपनी साफ राय रखी है। केंद्र में राज्य मंत्री होने के नाते उन्होंने इन तमाम चीजों को करीब से देखा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाते इन तमाम परिस्थितियों का आकलन कैसे करते हैं, इस चर्चा के आखिरी पड़ाव में बात करेंगे। न्यूज एक्सप्रेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। मुख्यमंत्री जी, महाराष्ट्र की चुनौतियों की बात हम कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से आपके भाषणों को, आपके प्रेस संबोधनों को देखकर ये साफ साफ लग रहा है कि आपको शिवसेना के प्रति सहानुभूति है, हमदर्दी है। अचानक ये सहानुभूति कहाँ से आई? ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने सिर्फ जो बातें की थी, टिप्पणी की थी, मुझे शिवसेना के बारे में सहानुभूति का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा था भारतीय जनता पार्टी ने जो एमएनएस के साथ सीक्रेट समझौता किया है, जिसका आरोप हम पे किया जाता है कि कांग्रेस का कोई सीक्रेट समझौता एमएनएस के पास है। अब एमएनएस कितने लोगों के साथ सीक्रेट समझौता करेगी मैं नहीं समझता। लेकिन ये बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने एमएनएस के उम्मीदवार खड़े करने के लिए जो परमिशन दी है या उनकी जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें एमएनएस सिर्फ शिवसेना के खिलाफ उम्मीदवार रखेगी। समझौता बीजेपी और एमएनएस के बीच हुआ ये आप कहते हैं मुख्यमंत्री महोदय, लेकिन लोगों का, राजनीति के विश्लेषकों का ये मानना है कि ये गुप्त समझौता कांग्रेस और एमएनएस के बीच में। मैं नहीं समझता किस तरह से गुप्त समझौता। हम चाहते, हमें फायदा होना तो हम चाहते कि सभी बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ एमएनएस कैंडिडेट रखें।
लेकिन उन्होंने रखा नहीं है। तो उनका समझौता किस बात पे हुआ है, कौन सी सीट पे हुआ है, सीट बाय सीट चर्चा होकर हुआ है क्या, ये तो मैं नहीं बता सकता। टोल नाका पर जब मनसे आंदोलन कर रही थी, मनसे के प्रमुख, मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने आपसे मुलाकात की, आपको ज्ञापन दिया, इसके बाद आपने ऐसी कौन सी बूटी उन्हें खिला दी कि उन्होंने अपने आंदोलन को वापस लिया? आंदोलन को वो चालू क्यों रखते हैं और कब बंद करते हो उन पर पूछिए। मैंने उनको मिलने का समय दिया, जो कि मैं किसी भी विपक्ष के दल नेता को मिलने से कोई इनकार नहीं करता। मैं हमेशा मिलता हूँ, कभी मिलता हूँ, चाहे रात को 12 के बाद मिलता हूँ, जब भी समय मेरे मिलता हूँ। तो कोई अहम बात वो कहते हैं तो उसका गौर किया जाता है, आदर किया जाता है। अब लोगों से बातचीत होते समय समय देना ये कोई कुछ शब्दों की बात हो नहीं सकती। एक पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता होने के नाते, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के नाते, आप विरोधी के रूप में राज और उद्धव ठाकरे में किसको ज्यादा प्रबल मानते हैं? लेकिन मैं समझता हूँ कि चिल्लाने से, गाली गलौज करने से, कोई भड़कीली बातें करने से कोई आदमी नेता नहीं बनता। आदमी नेता तब बनता है जब आपकी कोई विजन हो और जो पूरा करने की एक क्षमता हो, और आप लोगों को बताएं कि मेरे ये विजन है, मैं ये करूँगा, तब लोग आपको सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे। सिर्फ नेगेटिविटी, आलोचना, व्यंग्य कसना, कि नरेंद्र मोदी जो अभी पिछले 6 साल से मैं उनकी रैली देख रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। वो गोल बोल बात करते गुजरात मॉडल की, गोल बोल बात करते मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, लेकिन कुछ भी कॉन्क्रीट बात करने से कतराते। हम मान रहे हैं आप राज ठाकरे और नरेंद्र मोदी दोनों पर एक साथ निशाना साध रहे हैं इस विषय को लेकर। बातों का अगर स्तर देखा जाए तो बातों का स्तर, भाषणों का स्तर सत्ताधारियों का भी कुछ उतना उम्दा नहीं रहा है, उनकी भी जुबान फिसलती है। मैं समझता हूँ ये रिएक्शन है। जिस तरह से पिछले 6 महीने से मोदी एक ही रट लगाए हुए हैं, राहुल जी के खिलाफ व्यंग कसना, सोनिया जी के खिलाफ व्यंग कसना, और बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ ऐसी मजाक वाली भद्दी बातें करना, ये किसने शुरू किया है? ये मोदी ने शुरू किया है, और उसका स्वाभाविक है कि उसका उत्तर भी आना पड़ेगा। फिर सभ्यता से भी उत्तर दिया जा सकता है। सभ्यता हम कोशिश करें सभ्यता से ही उत्तर देने की। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया, अबू आसिम आजमी ने बयान दिया, क्या इस तरह के बयानों का समर्थन किया जा सकता है कि महिलाओं को भी फांसी पर चढ़ाया जाए, जो इस तरह से? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, जिसके लिए हमने कानून बनाए हैं, और उस कानून के चलते पहली बार नए कानून के तहत दोषियों को सजा हुई है, फांसी की सजा हुई है। तो ये हम करते रहेंगे। अगर कोई कहीं से कुछ आंदोलन की बात करे, ज़रूर उनकी बात सुनेंगे, उसमें कोई तथ्य होगा तो उसको ज़रूर अपनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है। महिला की सुरक्षा हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी का इशू है। लेकिन इस तरह के बयान जो दिए जाते हैं उस पर क्या कहेंगे? मुलायम सिंह यादव की बयान के क्या विमर्शना करेंगे? उसमें हम अपने राज्य के कानून के मुताबिक हम उसको स्टडी करेंगे, अन्यथा केंद्रीय कानून, महिला आयोग वगैरह उस पर कार्रवाई तो कर ही रहे हैं। लेकिन नेताओं को जबान संभाल कर बात करनी चाहिए, नहीं लगता? बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन अब वो नेता भी नेता में फ़र्क है। जो नेता इस तरह की भड़कीली बातें करते हैं, लेकिन क्या ठोस विकास करेंगे, कौन सी नीति अपनाएंगे, उसके बारे में कम कहते हैं। आई थिंक लोग एक हद के से ऊपर उनको नहीं कभी भी समर्थन करेंगे। महाराष्ट्र में कुछ जगहों को लेकर, कुछ जगहों में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी ठनी है। कोकण में नारायण राणे का गढ़ माना जाता था, वो अब ढहता नजर आ रहा है। एनसीपी ने पूरी तरह से असहकार किया है। देखिए, 48 चुनाव क्षेत्र है महाराष्ट्र में, उसमें से आपने जो जिक्र किया, 2-3 के बारे में जिक्र किया जिसकी हमें जानकारी है, उसमें से हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं पॉसिबल होगा तो कोई एक्शन लिया जाएगा उन लोगों पे, लेकिन 48 में से मात्र 2 या 3। तो इस पर कुछ इस तमाम चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कैसे की जाएगी? हो रही है, चुनाव 17 तारीख को है। रोज हो रही है। मैं कल जा रहा हूँ, खुद सिंधुदुर्ग जा रहा हूँ। मैं कल मुंबई में बैठा था, कुछ हमारे मुंबई के नेताओं के साथ मनमुटाव था, उसको हमने सुलझाया है। जहाँ भी जाते हैं, कल मैं पूना में रात भर बैठा था ताकि पूना के नेताओं के विचार सुन सके और पूना की कैंपेन को और आगे बढ़ाएं, उसके लिए मैं बैठा था। ये तो मेरा काम ही करना, मैं कर ही रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी, धागे जुड़ जाते हैं, गार्ड बीच में रह जाती है, इस गार्ड को कैसे निकालेंगे आप? वो भी निकालेंगे, लेकिन चुनाव नतीजे आपको बताएंगे। नारायण राणे जी का जिक्र हुआ, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मेरी क्षमता का जिस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए था, करना चाहिए था, नहीं किया। नहीं, आई थिंक वो सही नहीं है उनका बयान, क्योंकि जहाँ से भी प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी में प्रोसीजर ऐसा होता है कि हम ऊपर से कुछ नहीं बताते किसी को कि आप इधर जाओ, आप उधर जाओ। हमेशा स्थानिक इशू को लेकर स्थानिक उम्मीदवार और जो एआईसीसी की और कांग्रेस की तरफ से ऑब्जर्वर गए हैं,
वो चुनाव करते हैं कि कौन से क्षेत्र में उनको कौन से नेता भाषण देने के लिए या चुनाव प्रचार करने के लिए चाहिए, और उसमें जो भी मैट्रिक्स बनता है, उसके जो भी एक चार्ट बनता है, हवाई जहाज़ की उपलब्धि वगैरह के चलता है। और मैं समझता हूँ जहाँ भी राणे साहब को बुलाया गया था, उम्मीदवारों ने बुलाया था, वहाँ राणे साहब गए और बड़े प्रभावी तरीके से अपनी बात उन्होंने की। अशोक चौहान जी को आपने नांदेड़ से उम्मीदवारी दी है, को राहुल गांधी कहते हैं कि भ्रष्ट और दागी मंत्रियों को या दागी नेताओं को उम्मीदवारी नहीं दी जाएगी। वही ऐसे देखिए, सत्ता से दूर रहने ऐसे देखिए, उनके मुंह में डालिए, शब्द डालिए, राहुल जी के मुंह में शब्द बनता है। राहुल जी ने यह कहा था कि भ्रष्ट जो नेता है, दागी जो नेता है, उन्हें इस चुनाव में उम्मीदवारी नहीं दी जाएगी। को कांग्रेस पार्टी कभी भी भ्रष्ट और दागी भ्रष्ट नेता को चुनाव के टिकट नहीं देगी, क्योंकि एक हमारी न्यायिक प्रक्रिया है। अगर कोई बात सामने आती है जिसके न्यायिक जांच होती है, तो न्यायिक जांच के पश्चात अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसको अवश्य सजा मिलेगी, लेकिन कानून के तहत कोई परसेप्शन के बेस पे हम टिकट को डिनाई करना या टिकट को देना करना उचित नहीं रहेगा। अगर अदालत के निर्णय पर हर चीज़ निर्भर जाना चाहिए, क्योंकि अदालत ने उन्हें क्लीन चिट दी है, तो अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको चुनाव लड़ने से तो किसी ने पाबंदी नहीं की। उन्हें गुजरात दंगों के लिए दोषी माना जाता है, तो अगर अदालत सिर्फ हम नहीं मान रहे हैं, विदेश में जैसे अमेरिका ने जैसे निर्णय लिया कि इस आदमी को हम अपने देश में पैर नहीं रखने देंगे, सिर्फ हमारी बात नहीं, लेने वाली जब देगी तब देखा जाएगा मिलेगा कि नहीं। लेकिन अभी तक तो हालत क्या है कि उनको वीज़ा न देने का ऐसा कोई राजनेता नियम मेरे ख्याल से होगा जहाँ पे अमेरिका जैसा देश उसको आने से मना कर रही है। इसका एकमेव कारण क्या है, तो जो उन्होंने गुजरात में जिस तरह से उन्होंने दंगों का नियंत्रण किया है, जिस तरह से हज़ारों से ऊपर एक ही समुदाय के लोग मरे हैं, उसके चलते अमेरिका जैसा देश भी इस व्यक्ति को आज एक पराया मान रहा है, व्यक्ति को कह रहा है कि सब तो हम इस व्यक्ति को हम अपने देश में नहीं आने देंगे। तो ये तो इसका विचार देश की जनता उसकी अवश्य विचार करेगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस।